गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में बिरजू अपनी पत्नी मीना और बेटे राजू के साथ रहता था। दिन भर मेहनत करने के बावजूद उसकी झोली में 2 वक्त की रोटी भी नहीं आती थी। खेतों में दूसरों के लिए वो मजदूरी करता, लेकिन फिर भी पेट भरने लायक अनाज नहीं जुटा पाता। एक दिन की बात है, सुबह का सूरज हल्का सा ऊपर आ चुका था। कुछ मजदूर खेतों की ओर जा रहे थे। बिरजू अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है। अंदर मीना और राजू सो रहे थे। आज फिर खाली हाथ घर लौटना पड़ा तो मीना के सवालों का क्या जवाब दूंगा। कल से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। हे भगवान, कब तक ये दुखों की गठरी उठाए फिरूंगा मैं। ये सब सोचते हुए बिरजू काम की तलाश में चल पड़ता है। उसके जाने के बाद राजू अपनी माँ से कहता है, अम्मा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बेटा, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन तेरे बाबूजी काम से आते ही कुछ जरूर लाएंगे। तू थोड़ा सब्र कर ले। पर अम्मा, कल भी कुछ नहीं खाया था और परसों भी नहीं। उधर बिरजू गांव में काम की तलाश में घूम रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे किसान मजदूर और कुछ जमींदार बैठे हुए हैं। गांव का साहूकार महाजन अपने चौकीदार के साथ बैठा हुआ है। बिरजू एक किसान से पूछता है, राम राम काका, कुछ काम होगा मेरे लायक? अरे बिरजू बेटा, खुद के लिए ही मुश्किल से कमा पा रहा हूँ। इस बार फसल भी कमजोर हुई है। बिरजू निराश होकर आगे बढ़ता है। तभी साहूकार उसे बुलाता है। अरे बिरजू, सुना है तू काम की तलाश में घूम रहा है। अगर हिम्मत है तो मेरे यहाँ काम कर ले। क्या काम है सरकार? बस मेरे खेत में मजदूरी करनी होगी, लेकिन मजदूरी आधी मिलेगी क्योंकि कर्ज तो तुझे चुकाना ही है। बिरजू का चेहरा उतर जाता है। साहूकार का कर्ज उसकी गर्दन पर फंदे की तरह लटका हुआ है, लेकिन पेट की आग कर्ज से बड़ी लगती है। ठीक है सरकार, मैं काम करूंगा। शाम हो चुकी थी। बिरजू थका हारा घर लौटता है। हाथ में बस एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा गुड़ है। मीना उसे देखती है तो उसकी आंखों में सब्र का समंदर उमड़ पड़ता है। इतनी मेहनत के बाद बस यही? हाँ मीना, पर देख, आज राजू भूखा नहीं सोएगा। राजू खुशी से दौड़ कर आता है। बाबूजी, आज खाना मिलेगा ना? हाँ बेटा, आज मैं तेरे लिए गुड़ और रोटी लाया हूँ। बिरजू, कब तक ऐसे चलेगा? कल आपने जितनी मजदूरी की उससे बस एक वक्त का खाना ही आया, और कल को अगर काम न मिला तो? बस मीना, अब और सहन नहीं होता। मैं कुछ और करूँगा, लेकिन ऐसे रोज रोज का अपमान नहीं सह सकता। क्या करोगे? और बिरजू गहरी सोच में डूब जाता है। कुछ देर के बाद वो मीना से कहता है, मीना, मैंने एक बड़ा फैसला किया है। मैं शहर जाऊंगा। शहर? मगर कैसे? और वहाँ क्या करेगा? गांव में जितनी भी मेहनत करूं, रोटी के सिवा कुछ नहीं मिलता, लेकिन शहर में काम ज्यादा है, मजदूरी भी ज्यादा मिलेगी। अगर मैं कुछ साल वहाँ पर रहकर काम कर लूं तो अच्छे पैसे जुटा सकता हूँ। फिर यहाँ लौटकर हम एक अच्छा सा घर बनाएंगे, खेत खरीदेंगे और राजू को पढ़ाएंगे। पर आप हमें छोड़कर जाओगे कैसे? और अगर वहाँ कुछ गलत हो गया तो? सुना है शहर में लोग बहुत चालाक होते हैं, गरीबों को लूट लेते हैं। मीना, मैं कोई चोरी डकैती करने नहीं जा रहा। मैं अपने खून पसीने की कमाई के लिए जा रहा हूँ। मैं मेहनत करूंगा और जब ठीक ठाक कमाई हो जाएगी तब वापस आ जाऊंगा। तब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? बाबूजी, आप सच में हमको छोड़कर जा रहे हो? नहीं रे मेरे लाल, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ, ताकि तुझे कभी भूखा ना सोना पड़े। मीना जानती है कि बिरजू सही कह रहा है, लेकिन उसे छोड़कर जाने का ख्याल उसे तोड़ रहा था। फिर वो अपने पति से कहती है, कब जाओगे? कल सुबह। अगली सुबह बिरजू अपनी पत्नी और बेटे से विदा लेता है। मेरे बच्चे, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तो अपनी माँ का ध्यान रखना, ठीक है? पर बाबूजी, आप कब लौटेंगे? बहुत जल्दी मेरे लाल। जब मैं खूब पैसे कमा लूंगा तब वापस आऊंगा और तुझे सबसे अच्छा खिलौना लाकर दूंगा। बिरजू मीना की तरफ देखते हुए बोला, मीना, मेरा इंतजार करना। मैं तुम दोनों को इस गरीबी से निकालने के लिए ही जा रहा हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मीना और राजू उसे तब तक देखते रहते हैं जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। शहर पहुंचने के बाद बिरजू पूरे दिन इधर उधर भटकता है। जगह जगह काम की पूछता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता और अंत में एक ठेले वाले के पास खड़ा होकर वो सोचने लगता है, गांव में सोचा था कि शहर में काम की कोई कमी नहीं होगी, पर यहाँ तो हजारों लोग ऐसे ही भटक रहे हैं। बिरजू ये सब सोच ही रहा था कि उसी वक्त एक और मजदूर रामलाल, जो खुद भी बेरोजगार है, वो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है।
नई जगह आए लगते हो भाई। हाँ भैया, गांव से आया हूँ काम की तलाश में, पर कहीं कुछ नहीं मिल रहा। भाई तू अकेला नहीं है, यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे ही घूम रहे हैं काम के लिए। ये शहर जितना बड़ा है उतना ही बेरहम भी। बिरजू उस आदमी की बात सुनकर निराश हो जाता है। तभी एक और मजदूर आकर खबर देता है। अरे सुना है सेठ ताराचंद को एक नौकर की जरूरत है। जिसने भी काम किया है उसने कहा कि सेठ बहुत ही सख्त आदमी है, पर मेहनती लोगों को काम देता है। कहाँ मिलेगा ये सेठ? अरे भाई, उसकी हवेली शहर के बड़े इलाके में है। चल मैं तुझे वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। वो आदमी बिरजू को सेठ ताराचंद की हवेली पर ले जाता है। सेठ अपनी हवेली के बाहर आलीशान बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था। वो बिरजू को देखकर पूछता है, तू कौन है और कहाँ से आया है? मेरा नाम बिरजू है, मैं गांव से आया हूँ। मुझे किसी ने बताया कि आपको एक नौकर की जरूरत है। मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ। ठीक है, काम तो है, पर एक बात जान ले, यहाँ मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। जब तक मैं कहूँ तब तक तुझे मेरी सेवा करनी होगी। काम ठीक से किया तो रहने की जगह और खाना भी मिलेगा। जी सरकार, मुझे मंजूर है। और सुन, तेरी तनख्वाह मेरे पास जमा रहेगी। जब जरूरत होगी तब तुझे दूंगा। तनख्वाह अभी नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम रहने और खाने की चिंता तो नहीं होगी। दिन बीतते जाते हैं। बिरजू पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करता है। एक दिन सेठ अचानक से गुस्से में आ जाता है। अरे बिरजू, चाय में शक्कर कम क्यों है? सरकार, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, अभी दूसरी बना देता हूँ। हर चीज पर ध्यान देना सीख, नहीं तो रहने खाने का ठिकाना भी छिन जाएगा। बिरजू सर झुकाए चुपचाप सुनता है। वो जानता है कि अगर वो जवाब देगा तो उसका काम भी चला जाएगा। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। एक रात हवेली में सब सो रहे थे। अचानक बिरजू की नींद खुलती है। उसे आहट सुनाई देती है। वो दरवाजे से झांक कर देखता है कि दो आदमी हवेली के अंदर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। बिरजू फौरन बाहर आता है और चोरों से भिड़ जाता है। कौन हो तुम? रुक जाओ। चोर बिरजू को धक्का देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिरजू उन्हें पकड़ लेता है और शोर मचा देता है। बचाओ बचाओ, चोर चोर। सेठ और बाकी नौकर दौड़कर आते हैं। सेठ देखता है कि बिरजू ने चोरों को पकड़ रखा है। सेठ पुलिस बुलाकर उन्हें पकड़वा देता है। बिरजू, तूने आज मेरी पूरी संपत्ति बचा ली। तू सच में बहुत ही ईमानदार आदमी है। सरकार, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। सेठ पहली बार सोच में पड़ जाता है कि उसने इस ईमानदार आदमी के साथ अन्याय किया है। इस तरह 10 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन बिरजू हवेली के बाहर गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। 10 साल हो गए, अब तो राजू भी बड़ा हो गया होगा। मीना का क्या हाल होगा? क्या वो अब भी मेरी राह देख रहे होंगे? वो ये सब सोच ही रहा था कि सेठ ताराचंद अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो बिरजू को इस हाल में देखता है और पास आकर खड़ा हो जाता है। क्या बात है बिरजू, आज उदास क्यों लग रहा है? सरकार, अब मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। बहुत साल हो गए, मेरी पत्नी और बेटा मेरी राह देख रहे होंगे। सेठ कुछ पल चुप रहता है और फिर 3 सोने के सिक्के बिरजू को देते हुए कहता है, बिरजू, तूने मेरी बहुत सेवा की। ये तेरी 10 साल की मेहनत की कमाई है। बिरजू सेठ से 3 सोने के सिक्के ले लेता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और दुख दोनों छलकते हैं। 10 साल की मेहनत के बदले सिर्फ 3 सिक्के पर वो सेठ से कुछ नहीं कहता। वो जानता था कि अब शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। वो सिक्के संभाल कर रखने ही वाला था कि तभी सेठ ने कहा, अगर तुम मुझे इनमें से 1 सोने का सिक्का दे दो तो मैं तुम्हें एक बहुत काम की सलाह दूंगा। बिरजू चौंकता है कि उसे सलाह की जरूरत तो नहीं, लेकिन मालिक ने मांगा है तो कैसे मना करे। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो एक सिक्का सेठ के हाथ में रख देता है। याद रखना, जिस चीज से तुम्हारा कुछ लेना देना ना हो उसके बारे में पूछताछ मत करना। बिरजू सर झुकाकर हामी भर देता है। वो चलने ही वाला होता है कि सेठ फिर से बोलता है, अगर तुम मुझे दूसरा सोने का सिक्का दो तो मैं तुम्हें एक और बहुत काम की सलाह दूंगा। बिरजू हिचकिचाता है, लेकिन आज्ञाकारी नौकर होने के नाते धीरे से दूसरा सिक्का भी सेठ को दे देता है। एक बार जो रास्ता चुनो उसे बाद में मत छोड़ना। बिरजू इस सलाह को भी ध्यान से सुनता है और फिर जाने लगता है, लेकिन तभी सेठ फिर से आवाज लगाता है, बिरजू, अगर तुम मुझे तीसरा और आखिरी सोने का सिक्का दे दो तो मैं तुम्हें सबसे जरूरी सलाह दूंगा। अब बिरजू के पास सिर्फ एक ही सिक्का बचा है। वो मन ही मन सोचता है,
10 साल की मेहनत के बाद क्या मैं खाली हाथ घर लौटूंगा? पर वो मालिक को मना भी नहीं कर सकता। भारी मन से वो तीसरा सिक्का भी दे देता है। रात को अगर तुम्हें गुस्सा आए तो उसे अगली सुबह तक दबा कर रखना। ठीक है सरकार, मैं आपकी दी हुई बातों को हमेशा याद रखूंगा। बिरजू खाली जेब लेकिन 3 अनमोल सीखों के साथ अपने गांव की ओर चल पड़ता है। बिरजू एक सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। तभी उसकी नजर एक बड़े पेड़ पर पड़ती है। एक आदमी पेड़ की पत्तियों पर सोने की मोहरें चिपका रहा था। बिरजू ठिठर कर खड़ा हो गया। ये दृश्य इतना अजीब था कि कोई भी इसे देखकर सवाल पूछे बिना नहीं रह सकता था। लेकिन तभी बिरजू को सेठ की पहली सीख याद आई। याद रखना, जिस चीज से तुम्हारा कुछ लेना देना ना हो उसके बारे में पूछताछ मत करना। वो एक पल के लिए जिज्ञासा को दबाता है और बिना कुछ पूछे आगे बढ़ जाता है। अभी उसने मुश्किल से 10 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि पीछे से आवाज आई, अरे ओ मुसाफिर, जरा ठहरो तो। बिरजू रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। वो आदमी मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। पिछले कई सालों से मैं यहाँ बैठकर इन पत्तियों पर सोने की मोहरें चिपका रहा हूँ, लेकिन आज तक जितने भी लोग यहाँ से गुजरे हैं उन्होंने हमेशा मुझसे पूछा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अरे भाई, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मुझे आपके काम से कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। उस आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। वो जोर से हंसता है और पेड़ को हिलाने लगता है। देखते ही देखते सोने की मोहरें बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगती हैं। ये सब देखकर बिरजू हैरान रह जाता है। मुसाफिर, ये तुम्हारी नेक दिली और समझदारी का इनाम है। जितनी मोहरें चाहिए ले लो। बिरजू झोला खोलता है और मोहरों को उसमें भर लेता है। उसका मन खुशी से झूम उठता है। वो हाथ जोड़कर उस आदमी को धन्यवाद देता है और अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। सूरज ढलने लगा था। बिरजू अब काफी थक चुका था। चलते चलते उसे एक काफिला मिलता है। कई खच्चर सामान से लदे हुए हैं और 3 व्यापारी उनके साथ चल रहे थे। बिरजू को उम्मीद की एक किरण दिखती है। वो एक व्यापारी के पास जाकर कहता है, भाई साहब, मैं बहुत थक चुका हूँ, क्या मैं कुछ देर तक आपके खच्चर पर बैठ सकता हूँ? बिल्कुल बैठो भाई, वैसे भी इन खच्चरों पर पहले से ही इतना सामान लदा है कि तुम्हारे बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिरजू राहत की सांस लेकर एक खच्चर पर चढ़ जाता है। कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद एक सराय आती है। व्यापारी सराय देखकर उत्साहित हो जाते हैं। चलो भाई, यहाँ आराम कर लेते हैं, खाना खाएंगे और रात भर रुकेंगे। वो बिरजू को भी साथ चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। बिरजू के कदम सराय की ओर बढ़ते ही हैं कि उसे सेठ की दूसरी सीख याद आ जाती है। एक बार जो रास्ता चुनो उसे बाद में मत छोड़ना। आप लोग जाइए, मैं यहीं रहकर खच्चरों की देखभाल करता हूँ। व्यापारी कंधे उचकाते हुए सराय में चले जाते हैं। बिरजू खच्चरों के पास बैठकर आसमान की ओर देखता है। अचानक एक तेज धमाका होता है। जमीन कांपने लगती है। उसकी आंखों के सामने सराय भर भरा कर गिर जाती है। उसके व्यापारी साथी भी मलबे के नीचे दब जाते हैं। बिरजू की सांसें तेज हो जाती हैं। अगर वो भी अंदर गया होता तो अब तक मर चुका होता। उसे एहसास होता है कि सेठ की दूसरी सलाह ने उसकी जान बचा ली। वो हाथ जोड़कर ऊपर देखता है और फिर खच्चरों को हाँकते हुए अपनी यात्रा जारी रखता है। 3 दिन तक लगातार सफर करने के बाद आखिरकार बिरजू की आंखों के सामने अपना गांव आता है। रात का समय था। चांदनी गांव की कच्ची सड़कों पर बिखरी हुई थी। बिरजू अपने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर तक कोई हलचल नहीं होती। फिर दरवाजा धीरे से खुलता है तो सामने मीना खड़ी थी। पर मीना ने बिरजू को नहीं पहचाना। बिरजू के मन में हलचल होती है कि मीना ने उसे पहचाना क्यों नहीं। इतनी रात आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ। रास्ते में अंधेरा हो गया। क्या मेरे खच्चर और मैं एक रात आपके घर में ठहर सकते हैं? घर में जगह नहीं है, लेकिन बाहर आंगन में ठहर सकते हो। बिरजू के दिल में एक टीस उठती है, लेकिन वो मुस्कुराकर सिर हिला देता है। वो खच्चरों को बांधता है और अपने पुराने घर की दीवार से टिककर बैठ जाता है। सुबह जब मीना मुझे पहचानेगी तब उसकी हैरानी देखने लायक होगी। वो हल्के से मुस्कुराता है और थकान में आंखें मूंदने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर जाती है। एक आदमी दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहा था। ये सब देखकर बिरजू की सांसें तेज हो जाती हैं। क्या मीना मेरा इंतजार करते करते थक गई और किसी और से शादी कर ली?
उसके हाथ खुद ब खुद पास पड़ा डंडा उठाने लगते हैं। वो तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ता है। तभी सेठ की तीसरी सीख उसके कानों में गूंजती है। रात को अगर तुम्हें गुस्सा आए तो उसे अगली सुबह तक दबा कर रखना। बिरजू के कदम रुक जाते हैं। अगर ये सच भी है तो सुबह देखूंगा, अभी नहीं, अभी सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह हुई तो दरवाजा खुलता है और वो आदमी बाहर आता है जिसे बिरजू ने रात में देखा था। देखो माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, दोपहर को लौटते वक्त तुम्हारे लिए लोबिया लेकर आऊंगा। बिरजू के कानों में ये शब्द पड़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो दौड़कर अपने बेटे राजू के पास जाता है। बेटा राजू, बाबा आप? बिरजू, ये तुम हो? बिरजू की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। मीना उसके सामने खड़ी है, वही मीना जिसने 10 साल तक उसका इंतजार किया। अगर मैं गुस्से में बहक जाता तो अपने ही बेटे को मार बैठता। सेठ की सलाह ने आज मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। उस दिन से बिरजू और उसके परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। उनकी जिंदगी सुखमय हो गई, लेकिन बिरजू ने हमेशा सेठ की 3 सीखों को अपने दिल में बसा कर रखा। गांव के एक छोटे से खेत में अपना पसीना बहाने वाला माधव अपनी छोटी सी दुनिया में संतुष्ट था। उसकी पत्नी गौरी उसकी हमसफर थी, जो हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहती थी। अजी सुनते हो, जरा इधर आओ। अरे बोल गौरी, क्या हुआ? अरे धूप देखे हो, तुम तो ऐसे जुटे हो जैसे बैल भी हार मान जाए। अरे तो क्या करें, खेत नहीं जोता तो फसल कैसे उगेगी, और फसल ना होगी तो भाई घर कैसे चलेगा? सब जानती हूँ, पर आदमी कोई पत्थर थोड़ी ना होता है। तनिक छाव में आओ, 2 घूंट छाछ पी लो। धन्य हो भगवान, अरे तुम ना होती तो हम तो कब के सूख गए होते। वाह वाह वाह, बड़ी मीठी बनाई है आज। बस बस बस, इसी मीठी छाछ से तुम्हारी थकान मिट जाएगी तो रोज बना दूं? बना तो सकती हो, लेकिन रोज रोज छाछ से ही थकान मिटे ये जरूरी थोड़ी है। चुप रहो, ना जाने कौन सुन ले। इसी तरह हंसी खुशी उनके दिन बीत रहे थे। एक बार माधव किसी जरूरी सामान के लिए नगर गया। वहाँ की चमक धमक, ऊंची हवेलियाँ और अमीरों की शानो शौकत देखकर उसका मन डगमगाने लगा। खासकर जब उसने एक रईस सेठ को देखा, जिसकी रेशमी पोशाकें, बड़ी हवेली और सिर झुकाकर सलाम करते लोग। उसे देखकर माधव का मन मचल उठा। क्या जिंदगी है, नौकर चाकर, बड़ा सा घर, लोग इज्जत करते हैं। अगर मैं भी ऐसा बन जाऊं तो? वो नगर से लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, लेकिन ये चमक किसी खुशी की नहीं, बल्कि एक नए सपने की थी, अमीर बनने के सपने की। रात का समय था। गौरी चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी और माधव पास ही बैठा सोच में डूबा था। अचानक उसने चुप्पी तोड़ी। भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ कि हम भी अमीर बन सकते हैं। अमीर? अरे हम तो अपने खेतों में मेहनत करके अच्छा गुजारा कर रहे हैं, और हमें क्या चाहिए? खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने को घर, सब कुछ तो है हमारे पास। नहीं गौरी, तुम समझ नहीं रही हो। अरे जब मैं नगर गया तो मैंने एक सेठ को देखा। वो बड़ा आदमी था, रेशमी कपड़े पहने हुए, बड़ी हवेली में रहता था। अरे लोग उसे सलाम करते थे। मुझे भी वैसे ही बनना है। अजी, हमारी जरूरतें हमारी आमदनी से पूरी हो रही हैं। हम किसी के कर्जदार नहीं हैं। हमें कोई गुलाम बनकर हुक्म नहीं देता। ये बहुत बड़ी बात है। तुम जानते हो अमीरी के पीछे कितनी फिक्र और कितनी परेशानी होती है। अरे तो क्या सारी जिंदगी ऐसे ही खेतों में मेहनत करते रहना है? दूसरों को ऊपर उठते देखता हूँ तो मन जलता है। मैं भी चाहता हूँ कि लोग हमारी भी इज्जत करें। इज्जत मेहनत और ईमानदारी से मिलती है, दौलत से नहीं। अपनी पत्नी की बात सुनकर उस समय तो वो चुप हो गया, मगर रात के समय जब वो अपने बिस्तर पर लेटा तो शानदार हवेली और नौकर चाकरों को सपने में देखने लगा। माधव हर वक्त परेशान सा रहने लगा। इसी कारण से उसका मन अब काम में भी नहीं लगता था। उसकी आमदनी बढ़ने के बजाय अब कम होने लगी थी। उसकी पत्नी ये सब देखकर दुखी रहने लगी, परंतु बेचारी अपने पति को समझाने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। जब से आप नगर से लौटे हो तब से बदले बदले लगते हो। खेतों पर ध्यान नहीं देते, ना ही घर की परवाह करते हो। आखिर क्या चल रहा है आपके मन में? गौरी, मेरा मन अब इस छोटी सी जिंदगी से ऊब चुका है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जिससे हम भी बड़े आदमी बन जाएं। अमीरी कोई खेल नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। हम जो हैं जैसे हैं उसमें ही खुश रहना सीखो, वरना ये लालच हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। गौरी की बातों का माधव पर कुछ भी असर नहीं हुआ। ये सब सोचते सोचते कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, माधव शाम के समय खेतों से अपने घर वापस लौट रहा था। सर्दी का मौसम था
और तेज हवाएं भी चल रही थी। माधव ने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते के किनारे पर बैठी हुई सर्दी से कांप रही थी। हे भगवान, ये बूढ़ी औरत कितनी ठंड में ठिठुर रही है। कोई भी नहीं है जो इसकी मदद करे। माता जी, अरे ओ माता जी, यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? इतनी सर्दी में मर जाओगी। बेटा क्या करूं, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। मैं अपने गांव लौट रही थी, लेकिन रास्ते में ही शाम हो गई। ठंड के मारे शरीर अकड़ गया है। अरे, आपके पास गर्म कपड़े भी नहीं है? कुछ खाया भी है या नहीं? कई दिनों से कुछ नहीं खाया बेटा। किसी तरह भीख मांग कर पेट भरती हूँ, लेकिन आज कुछ भी नहीं मिला। माता जी, मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ खाना मिलेगा और ठंड से बचने के लिए रजाई भी। बेटा, मैं तेरा एहसान कैसे चुका पाऊंगी? मैं तो एक बेसहारा भिखारिन हूँ। एहसान की बात मत करो माता। कोई किसी की मदद करे तो ये इंसानियत कहलाती है, सौदा नहीं। आओ चलो, मेरे साथ चलो। माधव बूढ़ी औरत को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है और घर आकर उसको अपने कंबल से ढक देता है और अपनी पत्नी गौरी को आवाज देता है। अरे गौरी, जरा देखो, हमारे घर एक मेहमान आए हैं। इनके लिए जरा गर्मा गर्म खाना लगा दो। ये कौन है? कहाँ मिली आपको? अरे, रास्ते में ठंड से ठिठुर रही थी, कई दिनों से भूखी भी है। सोचो अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं जल्दी से माता जी के लिए खाना गर्म कर देती हूँ। कुछ देर बाद गौरी उस बूढ़ी औरत के लिए खाना लेकर आती है। माता जी लीजिए, गर्मा गर्म खाना खाइए, ठंड भी दूर हो जाएगी। बेटी, आज बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे अपने घर पर खाना खिलाया है। भगवान तुम्हारा भला करे। अगले दिन बूढ़ी औरत माधव से विदा लेती है। बेटा, तेरा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। तेरा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। माता जी, आप मुझे शर्मिंदा मत करो। देखो, मैंने जो किया ना, वो तो हर इंसान को करना चाहिए। लेकिन बेटा, मैं तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ सकती। मैं इस वक्त तो कुछ नहीं दे सकती, मगर सुन, अगली पूर्णिमा की रात मैं तेरे घर आऊंगी। उस रात मैं तुझे ऐसी चीज दूंगी जो तेरे हालात बदल देगी। कैसी चीज माता जी? सही समय पर सब पता चलेगा बेटा। बूढ़ी औरत धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकलती है। ये माताजी कौन थी और ये कैसी बात कहकर गई हैं? पता नहीं गौरी, लेकिन उनकी बातों में कुछ रहस्य जरूर था। वो दोनों पूर्णिमा की रात का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। पूर्णिमा की रात माधव अपने घर पे बैठा सोच ही रहा होता है कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। माधव दरवाजा खोलता है तो सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी होती है, हाथ में एक पिंजरा पकड़े हुए। पिंजरे में एक तोता बंद था। अरे माता जी, आप आ गई, लेकिन ये क्या लाई हो? बेटा, यही वो चीज है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। माता जी, ये तो बस एक तोता है, इससे मेरी हालत कैसे सुधरेगी? तू इसे साधारण तोता समझ रहा है। सुन, हर पूर्णिमा की रात को इसके पंख सोने के हो जाते हैं। बस जब इसके पंख सोने में बदल जाए तो तुम कुछ पंख निकाल लेना और फिर इसे आजाद कर देना। क्या सच में माता जी? कहीं ये कोई जादू तो नहीं? याद रख, ये एक वरदान है, लेकिन इसकी एक शर्त है। अगर पूर्णिमा की रात को तुम सो गए तो तोते के पंख सोने में नहीं बदलेंगे। और हाँ, ये बात किसी को मत बताना। माधव खुशी खुशी पिंजरा ले लेता है। माता जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आपका ये उपहार संभाल कर रखूंगा। समझदारी से काम लेना बेटा, वरना ये मौका भी हाथ से चला जाएगा। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत चली जाती है और माधव घर के अंदर आता है। ये क्या लेकर आए हो? गौरी, ये कोई साधारण तोता नहीं है। हर पूर्णिमा की रात को इसके पंख सोने के हो जाते हैं। सच कह रहे हो? कहीं कोई धोखा तो नहीं? अरे माता जी ने खुद कहा है, बस हमें रात भर जागते रहना होगा। अगर ये सच में जादुई है तो हमें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। बिल्कुल, माता जी ने ये भी कहा था कि ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। माधव और गौरी एक छोटे से दिए की हल्की रोशनी में तोते के पिंजरे के पास बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। बस अब कुछ ही देर की बात है, आधी रात होते ही इस तोते के पंख सोने के हो जाएंगे। हाँ गौरी, फिर तो हम अमीर बन जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, सब कुछ होगा हमारे पास। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोनों उत्सुकता से पिंजरे को घूर रहे थे। ठंडी रात का सन्नाटा घर के भीतर पसरा हुआ था। नींद भी तो आ रही है, मेरी आंखें तो भारी भारी सी हो रही है। अरे, अभी तो पूरी रात जागना है। अगर सो गए तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। दोनों खुद को जागते रखने की कोशिश करते हैं,
लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आधी रात के करीब पहुंचती है तो धीरे धीरे दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। कमरा एकदम शांत हो जाता है। घड़ी की सुइयां आधी रात पार कर जाती है। सुबह होते ही माधव की नींद खुलती है। हाय राम, गौरी उठो, हम सो गए थे। हे भगवान, हमारी एक गलती से ये मौका हाथ से चला गया। कोई बात नहीं, अब हम अगली पूर्णिमा पर ध्यान रखेंगे। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और फिर से पूर्णिमा की रात आती है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम सोएंगे नहीं, रात भर जागते रहेंगे। हाँ गौरी, हम इस बार नहीं सोएंगे, चाहे पूरी रात कहानी ही क्यों न सुनानी पड़े। दोनों तोते के पिंजरे के पास बैठ जाते हैं। कुछ बात करो ना, ताकि नींद ना आए। ठीक है, बताओ, अगर अमीर बन गए तो सबसे पहले क्या करोगी? सबसे पहले एक तो बड़ा सा मकान बनवाऊंगी जिसमें खूब सारे कमरे होंगे, फिर ढेर सारे सोने के गहने खरीदूंगी। ये सुनकर माधव हंस पड़ता है, लेकिन आधी रात को कुछ ही समय पहले उनकी आंखें फिर से बंद हो जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों की आंखें खुलती है। फिर से वही हुआ, हम फिर सो गए। कोई बात नहीं गौरी, तोता तो हमारे पास ही है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हम जागते रहेंगे। माधव की पत्नी वैसे तो बहुत ही अक्लमंद और समझदार थी, लेकिन उसमें भी एक कमजोरी थी। वो किसी की बात को ज्यादा दिन तक छुपा कर नहीं रख सकती थी। एक दिन गौरी अपनी सहेली रुक्मणी से मिलने जाती है। दोनों घर के आंगन में बैठी हुई बातें कर रही थी। और बता गौरी, घर में सब कैसे हैं? और तो सब ठीक है, बस एक राज की बात है, तुम्हें बताऊं क्या? अरे हाँ हाँ जरूर। हमारे घर में एक ऐसा तोता है जिसके पंख पूर्णिमा की रात को सोने के हो जाते हैं। क्या सच में गौरी? हाँ, मगर हम दोनों अब तक जाग ही नहीं पाए, इसलिए उसका जादू नहीं देख सके। गौरी, ये तो बहुत बड़ी बात है, किसी और को ये मत बताना। लेकिन रुक्मणी ये बात अपने पति को बता देती है और उसका पति गांव के जमींदार के यहाँ नौकर था। अगले दिन वो जमींदार के घर जाकर उससे कहता है, मालिक, मैंने एक बहुत बड़ी खबर सुनी है। क्या खबर है? गांव में माधव के पास एक ऐसा तोता है जिसके पंख पूर्णिमा की रात को सोने के हो जाते हैं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कहीं सुबह सुबह तूने शराब तो नहीं पी रखी है? मालिक, मेरा यकीन करो, मेरी पत्नी ने माधव की पत्नी से सुना है। अगर तुम किसी भी तरह वो तोता मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें इनाम से माला माल कर दूंगा। मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। नौकर अपनी पत्नी की मदद से माधव के घर से तोते का पिंजरा चुरा लेता है और रात में ही जमींदार के पास पहुंचता है। सुबह हुई तो माधव और उसकी पत्नी ने देखा कि तोता और उसका पिंजरा वहां पर नहीं थे। माधव सर पकड़कर पछताने लगा। वो अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा था ना किसी को मत बताना, तुमने जरूर किसी को बता दिया होगा। मैंने सिर्फ रुक्मणी को बताया था और किसी को नहीं। तो वो हमारी बर्बादी की जड़ बनी। अब जाकर उससे पूछो कि उसने किसे बताया। गौरी तुरंत अपनी सहेली रुक्मणी के घर की ओर भागती है। रुक्मणी, सच सच बता, मेरे घर से तोते का पिंजरा किसने चुराया? अरे गौरी, ये तू क्या कह रही है? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तू झूठ बोल रही है। अगर तूने किसी को नहीं बताया तो मेरा तोता कैसे गायब हुआ? रुक्मणी पहले तो चुप रहती है, लेकिन गौरी का रोना धोना देखकर उसका दिल पसीज जाता है। गौरी, मैं माफी चाहती हूँ। मैंने ये बात अपने पति को बता दी थी, उसने ये बात जमींदार को बताई थी और फिर तोता जमींदार की हवेली में पहुँच गया। क्या तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया? रुक्मणी, अब हम क्या करेंगे? गौरी, मैं सच में शर्मिंदा हूँ, लेकिन जमींदार के घर में कोई घुस भी नहीं सकता, फिर तुम्हारा तोता कैसे मिलेगा? गौरी को समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। वो भागते हुए घर लौटती है। माधव, मेरा शक सही था। रुक्मणी ने अपनी जुबान संभाल कर नहीं रखी। उसने ये बात अपने पति को बताई और फिर हमारा तोता जमींदार की हवेली में पहुंच गया। हे भगवान, अब क्या करेंगे? जमींदार से कौन लड़ सकता है? हम कोतवाल के पास चलेंगे, वही हमारी मदद कर सकता है। माधव थोड़ा सोचता है। जमींदार से सीधा लड़ना नामुमकिन है, लेकिन कोतवाल से शिकायत करना ही आखिरी रास्ता है। ठीक है, मैं अकेला ही जाऊंगा। अगर जमींदार को पता चला कि हम उसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तो वो हम पर गुस्सा निकालेगा। माधव गांव से निकलकर नगर की ओर चल पड़ता है और कोतवाल के सामने पेश हो जाता है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? हुजूर, मैं माधव हूँ, गांव से आया हूँ। मुझे आपसे न्याय चाहिए। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। माधव सारी बात विस्तार से बता देता है। कैसे माता जी ने उसे जादुई तोता दिया, कैसे उसकी पत्नी ने गलती से ये सब बात अपनी सहेली को बताई और फिर कैसे ये खबर जमींदार तक पहुंच गई।
तो तुम्हारा कहना है कि जमींदार ने तुम्हारा तोता चुरा लिया। जी हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा और कोई सहारा नहीं, बस आप ही न्याय दिला सकते हैं। ये मामला गंभीर है, लेकिन जमींदार बहुत ताकतवर आदमी है। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? जी, मेरी पत्नी की सहेली गवाह है। ठीक है, मैं कल तुम्हारे गांव आऊंगा। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो तुम्हें तुम्हारा तोता वापस मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। माधव को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वो जल्दी से अपने गांव लौट आता है। अगली सुबह गांव में हलचल मच जाती है। कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ गांव पहुंच जाता है। गांव वाले चौपाल में इकट्ठा होते हैं। जमींदार को खबर मिलती है कि कोतवाल गांव आया है। क्यों आया है कोतवाल? कौन सी मुसीबत लेकर आया है? हमें खबर मिली है कि तुमने इस गरीब किसान का एक अनमोल तोता चुरा लिया है। क्या बात कर रहे हो कोतवाल साहब? अरे मैं इतना अमीर घर का आदमी हूँ, मुझे किसी गरीब के तोते की क्या जरूरत? हम तुम्हारी हवेली की तलाशी लेंगे। अगर तोता नहीं मिला तो तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन अगर मिला तो? जमींदार कुछ नहीं बोलता। कोतवाल के इशारे पर सिपाही जमींदार के घर जाते हैं और तोते का पिंजरा निकाल कर लाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जमींदार, एक गरीब किसान की अमानत चुरा कर बैठे हो। जमींदार सोचने लगता है। वो जानता था कि अब तोते को जबरदस्ती रखना नामुमकिन है, लेकिन उसके लालच ने उसे एक और चाल चलने पर मजबूर कर दिया। कोतवाल साहब, अगर ये तोता इतना ही अनमोल है तो क्यों ना मैं इसे खरीद लूं? तुम इसे खरीदना चाहते हो? हाँ, आखिर मैं एक अमीर आदमी हूँ और माधव गरीब है, उसे पैसों की जरूरत होगी। अगर वो इस पिंजरे को बेचना चाहता है तो मैं उसकी उचित कीमत देने को तैयार हूँ। यह तो माधव पर निर्भर करता है। माधव, मैं इस तोते को खरीदना चाहता हूँ। जो भी कीमत तुम मांगोगे भाई, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। पर जमींदार साहब, आपने तो इसे चुरा कर रख लिया था, अब इसे खरीदने की बात क्यों कर रहे हो? गलतियां इंसानों से हो जाती है माधव, लेकिन अब मैं इसे ईमानदारी से खरीदना चाहता हूँ। जमींदार धीरे धीरे ऊंची कीमत लगाना शुरू करता है। 50 सोने की मोहरें। इतनी बड़ी रकम? 100 सोने की मोहरें। हमने इतना सोना कभी सपने में भी नहीं देखा। तो माधव, क्या 100 मोहरें काफी नहीं है? मुझे मंजूर है जमींदार साहब। अगर ये सौदा तुम्हारी मर्जी से हो रहा है तो मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा। जमींदार अपने नौकर को इशारा करता है। एक भारी थैला माधव के सामने रखा जाता है, जिसमें 100 सोने की मोहरें चमक रही होती हैं। ये लो, ये तुम्हारा इनाम, और ये तोता अब मेरा हुआ। माधव थैली उठाता है और घर की तरफ चल पड़ता है। माधव, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, अब हम अपनी ज्यादा जमीन खरीद सकते हैं और अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माधव दरवाजा खोलता है तो सामने वही बुढ़िया खड़ी होती है, जिसकी आंखों में अब भी वही रहस्य भरी चमक है। माधव, मैंने सुना है कि जमींदार ने तुझे उस तोते के बदले बहुत भारी रकम दी है। जी हाँ माता जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा पहले कभी नहीं देखा था। बुढ़िया जोर से हंसती है, जैसे मानो किसी गहरे रहस्य का खुलासा कर रही हो। यही तो मैं चाहती थी। माता जी, आप कहना क्या चाहती हैं? माधव, कभी किसी ने देखा है कि किसी तोते के पंख सोने के होते हैं? तो क्या वो सब झूठ था? वो झूठ नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी। जमींदार एक लालची इंसान था जो बिना मेहनत किए और ज्यादा अमीर बनना चाहता था। वो इस भ्रम में जी रहा था कि एक दिन तोता उसे सोने के पंख देगा, लेकिन असल सोना मेहनत है, धैर्य है और अवसर को पहचानने की समझ है। माता जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर मैं उस तोते के चक्कर में पड़ा रहता तो शायद जिंदगी भर उसी का इंतजार करता रहता, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि असली दौलत हमारी मेहनत में ही छुपी होती है। बेटा, यही सच्चाई है। अगर बिना मेहनत के धन मिलता तो दुनिया में कोई भी गरीब ना होता। मैंने तुझे केवल एक रास्ता दिखाया, मेहनत तो तुझे खुद ही करनी है। माता जी, आपने हमें सबसे बड़ी सीख दी है।